अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इंटीग्रेशन पर थर्ड लेक्चर है और इसमें हम एमसीक्यूज नंबर 21 से 30 तक कवर करेंगे। इसमें 5 एमसीक्यूज बहुत सिंपल हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, और जो 5 एमसीक्यूज हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, जिसमें आपको काफी सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ये 21 नंबर एमसीक्यूज है, एक दफा हम गो थ्रू कर लेते हैं। 22 नंबर, 23। मैं रिकमेंड ये करता हूं कि आप पहले खुद एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें और चेक करें कि जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका आंसर है, क्या वो मेरे आंसर से मैच करता है कि नहीं करता। यहां तक 25 तक एमसीक्यूज बहुत आसान है। 26 से ऑनवर्ड थोड़े से मुश्किल है। 26 भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली ये मुश्किल क्वेश्चंस हैं। और 27 ये भी मुश्किल क्वेश्चन है। इस तरह जो 28 है ये समवट मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो। जो 29 है एमसीक्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 30, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये काफी इसमें आपको सीखने को मिलेगा। एक बात याद रखनी है कि हर एमसीक्यू के अंदर शॉर्ट ट्रिक नहीं चलती, कुछ एमसीक्यूज में चल जाती है और कुछ में आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसे एमसीक्यूज जिसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं चलती, उसको कोशिश करें कि जब एग्जाम में आप बैठे, इंटर टेस्ट के अंदर आप बैठे, तो उसको एंड पर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 21। अब इस एमसीक्यूज के अंदर है सीकेंट स्क्वायर nx की इंटीग्रेशन करनी है और ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। हमें पता है जो सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है वो tan x के बराबर होती है, लेकिन इसमें आप देखें कि एंगल है। ये बहुत सिंपल एमसीक्यू है। तो जब आपके पास एंगल हो तो आगे एंगल का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। nx का डेरिवेटिव क्या है? n। तो क्या हमारे पास आगे n लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो हम उसको बना लेते हैं। तो n से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और यहाँ पर n से डिवाइड भी कर लेते हैं। तो बस अब हमारा एमसीक्यू हो गया। तो हमें पता है जो सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है वो होती है tan x। तो tan आ जाएगा, आगे nx एंगल में आ गया, और क्योंकि अब आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद था, बस यही हमारा आंसर है। और जो हमने n से डिवाइड किया वो n आपका यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन डी। कुछ ऐसे फार्मूले भी होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी कर सकते हो कि सीकेंट स्क्वायर x का डेरिवेटिव tan nx हो गया डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव। तो nx का डेरिवेटिव n होता है, तो n से डिवाइड कर दें। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक आप जो प्रॉपर मेथड है उसे कर लें, या एंगल के डेरिवेटिव्स को बनाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, या डायरेक्ट tan nx लिखें और डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव। तो दोनों मेथड करेक्ट है। अब एमसीक्यू नंबर 22 काफी आसान एमसीक्यू है। इसमें एक आपने चीज देखनी है कि जो इंटेग्रल है वो डिफरेंशियल का इनवर्स होता है, उसका अपोजिट होता है। तो याद रखें ये जो dx है, ये देखें हम जब डेरिवेटिव लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं d बाय dx, और यहाँ पर dx से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे इंटेग्रल का तो बेसिकली dx से कट जाएगा, और ये जो d है और ये जो इंटेग्रल है ये भी इनवर्सेस होते हैं, यानी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और आंसर 1 आता है। तो जब ये पीछे आपके पास dx से कट जाएगा, ये डिफरेंशियल और इंटेग्रल आपस में कैंसिल होंगे, यू विल लेफ्ट विद ओनली g ऑफ x। तो इस वजह से a इज आवर आंसर। तो याद रखें इंटेग्रल को हम ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशियल को हम ऐसे लिखते हैं, और ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, इनवर्सेस होते हैं। आंसर इज ऑलवेज 1। और ये dx डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी कट जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा? सिंपल g ऑफ x। और g ऑफ x को 1 से मल्टीप्लाई भी करें फर्क नहीं पड़ता, g ऑफ x ही आ जाता है। सो a इज आवर करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 23, ये हम ऑलरेडी इस तरह के एमसीक्यूज पार्ट 1 में कर चुके हैं, वहां से आप रिवाइज भी कर सकते हो। तो इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपके पास e की पावर x में कोई फंक्शन होता है, लेट्स सपोज ये आपके पास है e की पावर f ऑफ x, अगर आगे इसका डेरिवेटिव लिखा है, यानी यहां पर इसका डेरिवेटिव f डैश x मौजूद है, तो हम क्या करते हैं? हम यही आंसर में लिख देते हैं e की पावर f ऑफ x प्लस c। बस हमारा ये आंसर आ जाता है। अब हमने यहां पर टेस्ट करना है कि भाई जो e की पावर में जो फंक्शन लिखा हुआ है, क्या इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है? तो वो चेक करने के लिए देखें, ये जो -1 ओवर एक्स क्यूब लिखा हुआ है, सिंपल इसको करने के लिए x की पावर जो 3 है इसको ऊपर ले जाएं, तो आपके पास हो जाएगा x की पावर -3। इसका सिंपल डेरिवेटिव ले लें। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? पावर उतारी एक कम की। अब देखें ये माइनस है, तो जब पावर उतारेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, एक कम करेंगे -3 -1 तो हो जाएगा -4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3, और इसको नीचे ले जाएं तो x4। तो 3/x4 होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास सिंपल 1 ओवर x4 है। यानी अगर इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास इसको ऐसे लिखा जा सकता है into 1 over x4 और dx, लेकिन हमें डेरिवेटिव क्या चाहिए? 3/x4।
तो 3 हमारे पास नहीं है। देखो ये मैंने 3 से डिवाइड कर दिया और यहां पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, लिहाजा हम यही लिख देंगे आंसर में और साथ ही कांस्टेंट भी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 1/3 इनटू सेम फंक्शन e की पावर -1/x³। तो देखें डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अब ये एमसीक्यू नंबर 24 है। एक हमने रूल पढ़ा था कि अगर नीचे फंक्शन हो और ऊपर हो डेरिवेटिव इसका, तो नीचे वाले का क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो ये रूल हमने पढ़ा था और इस पर भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन इसको एक्सपेंड कर लेंगे। sin 2x हमें क्या पता होता है किसके बराबर है, 2 sin x cos x। तो इसको हम अलग से यहां पर बनाते हैं। तो हम लिख देंगे sin 2x जगह आ जाएगा 2 sin x cos x। अब उसके बाद हम देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या है, a² प्लस b² sin x है। तो इसका डेरिवेटिव अगर लें तो हम चेक करेंगे क्या वो 2 sin x cos x बन रहा है। तो देखें a² तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 0 और b² कांस्टेंट है वैसे आ जाएगा और sin स्क्वायर x का क्या होगा, पावर उतारी। देखें याद रखें एक बात मैंने पहले बताई थी कि अगर sin स्क्वायर x है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एग्जैक्टली सेम होता है। sin x होल का स्क्वायर इट इज इक्वल टू sin स्क्वायर x। तो देखें पावर उतारें, पावर उतारी एक कम की तो sin x आ जाएगा इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव। ये रूल होता है पावर रूल। तो sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करें तो ये तो 0 है, तो हमारे पास आ जाएगा 2b² sin x cos x। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास बाकी तो सब कुछ मौजूद है 2 sin x cos x, लेकिन b² नहीं है। तो हम क्या करेंगे, b² से डिवाइड कर लेंगे और b² से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका मतलब है b² डिनोमिनेटर में आना है। तो बस ऑप्शन देखें तो कौन से सूट कर रहा है, ये वाला ऑप्शन सूट कर रहा है, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर मैं आपको करा देता हूं। नीचे क्या लिखा हुआ है जी, a² प्लस b² और sin स्क्वायर x। ठीक है, अब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो नीचे वाले का लॉग आ जाएगा तो 1/b² ऐसे आ जाएगा और साथ लॉग किसका आ जाएगा, a² प्लस b² और sin स्क्वायर x प्लस c। सो दिस इज आवर आंसर। अब एमसीक्यू नंबर 25। इस एमसीक्यू के अंदर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो, ये पोलिनोमियल फंक्शन है और ये कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। इसको हम अलजेब्रिक फंक्शन भी कहते हैं। याद रखें जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो एट टाइम्स हमारे पास बाय पार्ट्स से इंटीग्रेशन होती है और इसमें जो रूल लगता है उसको कहते हैं आइलेट। तो ये आइलेट क्या बनता है, ये इनवर्स बनता है, आई से इनवर्स और एल से लॉगरिदमिक, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल। तो इसका क्या आइलेट का मतलब है कि जो पहले आएंगे उनको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और जो बाद में आएंगे उनको सेकंड। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इनवर्स फंक्शंस आ जाए, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, तो उनको पहले रखना है। इसी तरह अगर लॉगरिदमिक आ जाए तो उनको फर्स्ट रखना है और उसके बाद अलजेब्रिक की है फर्स्ट फंक्शन की प्रायोरिटी, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक की है, फिर एक्सपोनेंशियल की है। तो यहां पर देखें ये किस कैटेगरी में एक्स आता है, ये अलजेब्रिक फंक्शन में आता है। तो आप देखें इसमें ए हमारे पास आ गया और ये किस में, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो जो पहले आ रहा है उसको पहला फंक्शन, जो बाद में आ रहा है उसको दूसरा फंक्शन। तो x को हम पहला रखेंगे और cos x को दूसरा रखेंगे क्योंकि ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसका क्या फार्मूला, ये पहला ये दूसरा, पहला वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन। अब cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x होती है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, भाई x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इनटू सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्या थी, cos x के sin x, बस यहां पर लिख दें और dx लिख दें। हमारे पास आ जाएगा x sin x माइनस साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos। तो ये क्योंकि ये माइनस लिखा हुआ है तो ये प्लस cos x प्लस c बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर है, x sin x प्लस cos x। तो हमारे पास C is the right answer। अब MCQ नंबर 26, यहां से अब इंटरेस्टिंग MCQ स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे हम जाएंगे आपको सीखने को काफी ज्यादा मिलेगा। देखिए इसको करने के लिए सिंपल रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको। रैशनलाइज का मतलब क्या है, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसके साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो देखें 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स यहां पर आ गया। ठीक है, लिमिट हम वही रखेंगे जो 0 से π/3 है। अब देखिए ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास बन जाएगा। 1 माइनस और 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर एक्स के बराबर है।
तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को अलग अलग डिवाइड कर दें, 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर, और वो किसके बराबर होता है, वो होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर, प्लस ये है साइन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए अगर इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम ऐसे अगर लिख दें साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इनटू कॉस एक्स, तो एक हमारे पास tan बन जाएगा और एक 1 ओवर कॉस सीकेंट बन जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। ये 1 ओवर कॉस सीकेंट बन गया, साइन ओवर कॉस tan बन गया। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, हमें पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x, तो हमारे पास आ जाएगा tan x प्लस ये सीकेंट और tan की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंट x होती है, क्योंकि सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू tan, तो सीकेंट इंटू tan की इंटीग्रेशन क्या बन गई, सीकेंट। अब इस पर हमने लिमिट लगा देनी है 0 से π/3, तो इसमें आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो इसमें एक और चीज जो आपने मेमोराइज करनी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज डिफरेंट एंगल पर आपको याद करनी है। अब हमें पता है जो π/3 होता है वो 60 डिग्री होता है, तो अगर हम tan 60 निकालें तो उसका आंसर आता है 3 का स्क्वायर रूट, प्लस यहां पर भी पुट करें। अब देखें जो सीकेंट होता है वो होता है 1 ओवर कॉस, ठीक है, और अगर 60 डिग्री डालेंगे तो हमें पता है cos 60 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर होता है, तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 ओवर 1/2 तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस लोअर लिमिट, अब tan 0 क्या होता है, 0 होता है, और माइनस क्योंकि ये भी माइनस होगा, पूरी लिमिट को माइनस करना होता है, और सीकेंट 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो सीकेंट 0 भी 1 रहेगा, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो अब आप सिंपल क्या है, +2 - 1 क्या आ जाएगा, +1, तो 3 का स्क्वायर रूट +1 आपका क्या आ गया आंसर, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 27, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है भाई। अब इसमें साइन इनवर्स cos x dx की इंटीग्रेशन करनी है, बाजार ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है। अब हमें पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, वो आपको क्या देते हैं, वो कोई एंगल देते हैं। तो एक इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि आपको याद रखना है, वो फार्मूला क्या है, वो उसको हम कहते हैं अलाइड एंगल फार्मूला, क्योंकि ये साइन इनवर्स है। तो अगर आपको पता होगा, अगर हम लिखें साइन और π/2 माइनस x, ये किसके बराबर है, देखिए 90 डिग्री है, तो आप याद रखें कि जो 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल होता है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, cos x के बराबर आ जाएगा। इसमें एक और चीज आप याद रखें कि अगर मैं करता साइन π/2 प्लस x, तो फिर भी आंसर cos x ही आना था, लेकिन मसला क्या है, इस मसला ये है क्योंकि जो साइन इनवर्स है वो सिंपल एग्जिस्ट करता है फ्रॉम -π/2 से +π/2। आपने पहले क्वाड्रेंट में रहना है, और अगर हम यहाँ पर प्लस कर देंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। अब यहां से एक चीज नोट करें, ये साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स cos x, और पीछे क्या बचेगा, π/2 माइनस x। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन इनवर्स cos x है उसकी जगह हम π/2 माइनस x पुट कर सकते हैं, और यही ट्रिक थी जो कि इस एमसीक्यू में आपने यूज करनी है। अलाइड एंगल फार्मूला का अपना यूज करना है और बस आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख देंगे π/2 माइनस x, और इसकी इंटीग्रेशन, अब अलग अलग इंटीग्रेशन लें, ये कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो π/2 x आ जाएगी, और x की क्या होती है, x²/2 आ जाती है, और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, πx/2 माइनस x²/2। देखें कहां पर है, ये आपके पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 28 एमसीक्यूज करने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, वो फार्मूला ये था कि e की पावर x लिखा हो या यहाँ पर a लिखा हो, यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन होगा, आगे उसका डेरिवेटिव होगा, और साथ क्या होगा, ये जो कांस्टेंट है ना, यानी ax का डेरिवेटिव ले तो a आता है, तो वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज है तो आप लिख सकते हो e की पावर ax f ऑफ x प्लस c, ये आपका आंसर है। तो हमने ये जो आपके पास एक कोशेंट की फॉर्म में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हुए हैं, इसको सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म बनानी है। तो ये फॉर्म कैसे बन सकती है, इसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ फार्मूले अप्लाई करना पड़ेंगे, तो वो मैं यहां पर करता हूं। तो देखिए हमारे पास है 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड 1 प्लस कॉस एक्स। इसमें दो फार्मूले लगेंगे, और वो फार्मूला क्या है, वो कहते हैं हाफ एंगल फार्मूला। इसमें हाफ एंगल फार्मूला और इसमें डबल एंगल फार्मूला लगेगा। अब हमें पता है 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है, अगर इसको
मैं डबल एंगल फार्मूले में कन्वर्ट करूं, आपको फार्मूला याद होगा कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला यहां पर देखें, अगर 2 थीटा है तो एंगल आपका क्या हो गया, थीटा हो गया। तो यहां पर अगर x है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 साइन x/2 कॉस x/2। इसी तरह यहां पर भी फार्मूला मैंने आपको बताया था, जो लगना है वो क्या फार्मूला बताया था कि अगर आपके पास लिखो कॉस स्क्वायर थीटा तो वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। तो क्योंकि यहां पर आपके पास 2 नहीं है तो 2 दे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब याद रखें यहां पर आपके पास 2 थीटा है तो यहां पर थीटा आया, लेकिन यहां पर तो हमारे पास सिंगल x है तो ये x/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2 इंटू कॉस स्क्वायर, अगर ये x है तो क्या आ जाएगा, x/2। ठीक है, तो इसकी जगह हमें ये लिखना है। अब आप क्या करें, अगला काम ये है कि भाई इसको अलग अलग डिवाइड कर दे। 1 से जब डिवाइड करेंगे तो हाफ हमारे पास ऐसे आ जाएगा, और 1 ओवर कॉस स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x/2 होता है, प्लस जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से कट जाएगा। अब इसको स्प्लिट करें, एक कॉस से कट जाएगा, और साइन x ओवर कॉस x क्या होता है, tan x/2। ये काम आपने करना है, ये किसकी सिंप्लीफिकेशन की, 1 प्लस साइन x ओवर 1 प्लस कॉस x। अब सिंपल अगर इसमें आप एक चीज नोट करें, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था यहां पर ex लिखा हुआ था। अब आप देखें कि ex का यहां पर कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। 1 किसके साथ, इसका 1 है, इसका हाफ है, इसका मतलब है ये फंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। तो इसका मतलब है क्या लिखेंगे, tan x/2 प्लस हाफ इंटू सीकेंड स्क्वायर x/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू फंक्शन विच इज tan x/2 प्लस c। सो दिस इज आवर आंसर। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो एग्जैक्टली आपके पास आएगा सीकेंड स्क्वायर x/2। कैसे आएगा, tan x का होता है सीकेंड स्क्वायर x/2 मल्टीप्लाई बाय एंगल का डेरिवेटिव 1/2 यहां पर लिखा होगा। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा e की पावर x इंटू tan x/2। सो दिस इज आवर आंसर। जो MCQ है 29, अगेन इंपॉर्टेंट MCQ। तो इस MCQ को करने के लिए भी हमें हाफ एंगल फार्मूला लगाना है, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था पार्ट 2 के अंदर। तो अगर उसको समराइज कर लें तो क्या बताया था, अगर 1 प्लस आपके पास cos 2x है, सो दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, यहां पर देखिए 2x है, यहां पर x आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर 1 माइनस cos 2x है, दैट इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। ये फार्मूला बताया था आपको, उसमें सिंपल cos स्क्वायर था, तो cos स्क्वायर होता है 1 प्लस cos 2x ओवर 2, क्योंकि यहां पर तो 2 है नहीं, इस वजह से 2 मैंने यहां पर लिख लिया। अब सिंपली इसमें ये प्लग इन कर दे तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, ऐसे आ गया। और इसकी जगह जब हम प्लग इन करेंगे 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x, तो 2 से कट गया। और यहां पर देखें क्योंकि स्क्वायर रूट में है ये चीज, तो ये sin स्क्वायर है, ये cos स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स इनटू tan x, ये चीज बन जाएगी। और tan से कट गया, पीछे क्या बच गया जी, x, और x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x स्क्वायर बाय 2 होती है। सो C इज आवर आंसर। अब हम करते हैं MCQ नंबर 30, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। इसमें हम 2-3 प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर इंट्यूशन यूज करें तो ये देखें नीचे लिखा है 1 प्लस cos स्क्वायर x और ऊपर है x sin x। अगर ये x ना होता तो हम एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर आपको पता हो कि डेरिवेटिव tan इनवर्स x का क्या होता है, तो वो होता है 1 ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव होता है। इसका मतलब है कि ये जो 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर है, अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी हो तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स x, बशर्ते कि ये जो x है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। तो अगर इसी तनाजुर में इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऐसे है, इसको लिख सकते हैं cos x का स्क्वायर और ऊपर लिखा हुआ है sin x और यहाँ पर x। अगर ये x ना होता तो फिर cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, हम माइनस से बाहर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते तो हम लिख सकते थे tan इनवर्स cos x, ऐसे लिख सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें x मौजूद है, तो सबसे पहला काम है x को एलिमिनेट करना है हमने। हम चाहते हैं यहां पर x ना हो, और उसको एलिमिनेट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहले मैं आपको इंट्यूटिवली बेस बता देता हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपने ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है। याद रखें, जब भी हम x को रिमूव करेंगे तो x को रिप्लेस किससे करेंगे,
ये जो दो लिमिट्स आपको नजर आ रही हैं इनकी एवरेज लेनी है, यानी इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। 0 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय 2, तो x आपका रिप्लेस होगा किससे? पाई बाय 2 से। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि कैसे रिप्लेस होता है। फिलहाल ये ट्रिक देख लें कि x अगर आपका लिखा ऊपर और उसको एलिमिनेट करना हो तो उसको पाई बाय 2 से रिप्लेस कर देंगे। पाई बाय 2 कहां से आया? इन दोनों लिमिट्स की एवरेज ले लेनी है। अब उसके बाद हमारे पास लिमिट यही रहेगी 0 से पाई, और अब हमारे पास पाई बाय 2 आ गया, उसको हम लिख लेते हैं कांस्टेंट के तौर पर बाहर, और हमारे पास ये चीज बन गई sin x ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर x। अब हम सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा है, तो हम लिखेंगे पाई बाय 2, लेकिन हमें पता है cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, यहां पर हमारे पास प्लस साइन है, देखो मैंने माइनस इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसकी जगह लिख सकते हैं tan इनवर्स x, x का रोल क्या प्ले कर रहा है? cos x, तो tan इनवर्स cos x हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है। और लिमिट हमने अप्लाई कर दी जनाब 0 से पाई तक, और ये माइनस पाई बाय 2 वैसे का वैसे आ गया। अब आपने क्या करना है? अपर लिमिट पुट करनी है और लोअर लिमिट पुट करनी है। अब cos पाई, तो cos पाई कितना होता है? -1, और tan इनवर्स -1 क्या होता है? माइनस पाई बाय 4 होता है, तो लिख देंगे माइनस पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट cos 0 कितना होता है? cos 0 1 होता है, tan इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाय 4, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? पाई बाय 4। अब आप देखें माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, तो कितना हो जाएगा? -2 पाई बाय 4 आ जाएगा हमारे पास, और बाहर क्या लिखा हुआ है? माइनस पाई बाय 2 लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये देखें 2 2 से कट गया, आंसर इज पाई स्क्वायर ओवर 4। कितना सिंपल हो गया। अगर आपको सिंपल ये रूल का पता हो कि x रिप्लेस होता है इन दोनों लिमिट्स के सम डिवाइडेड बाय 2 से, यानी एवरेज से, तो हमने रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद हमने tan इनवर्स x वाला फार्मूला अप्लाई किया, और हमें पता है x का रोल क्या प्ले कर रहा था? cos x, तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर आपको ये बताना हो कि ये कैसे पता चला कि आपको x को रिप्लेस करना है पाई बाय 2 से, या दोनों लिमिट्स को सम करके 2 से डिवाइड करना है, अब इस मेथड को हम डिटेल से यहां पर देख लेते। तो इस रूल को समझने के लिए आपको ना एक दो प्रॉपर्टीज देखनी है। वो प्रॉपर्टी क्या है? नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है? हमारे पास इंटीग्रल हो a से b f ऑफ x और dx, तो ये इंटीग्रल बराबर होता है, लिमिट यही रहेंगी a टू b, और अगर हम इस x को रिप्लेस कर देना दोनों लिमिट्स के सम से, यानी a प्लस b, उसमें से x को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये दोनों इंटीग्रल इक्वल होते हैं। इस प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी कहते हैं, कि हमने जो वेरिएबल x है वहां पर a प्लस बी माइनस एक्स लिख दिया। कैसे? दोनों लिमिट्स को सम किया और उसमें से x को माइनस कर दिया, तो ये मैंने लिख दिया, इसको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं। ये जो इंटीग्रल है और ये जो इंटीग्रल, ये एग्जैक्टली इक्वल है। कैसे इक्वल है? इसको हम प्रूव भी कर सकते। तो लेट्स सपोज हम इस इंटीग्रल को लेते हैं, ये देखें a टू b है, और हमारे पास है f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। इसमें हम सब्सटीट्यूशन से करेंगे इसको। लेट u इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स, और du लें तो du क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल लेंगे कांस्टेंट का 0, और x का होता है माइनस dx आ जाएगा, माइनस x का माइनस dx आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम लिमिट्स को भी चेंज करेंगे। देखिए यहां पर x की लिमिट अगर a को अप्रोच कर रही है तो u की किसको करेगी? यहां पर a पुट कर दे x की जगह, तो a से कट जाएगा, u अप्रोच करेगा b को, और जब x अप्रोच कर रहा था b को, तो u किसको अप्रोच करेगा? यहां पर x की जगह b डालेंगे, b से कट जाएगा तो a को अप्रोच करेगा। तो हमारे पास ये लिमिट अब क्या हो जाएगी? यानी जब a को अप्रोच कर रहा था हमारे पास b आ जाएगी लोअर लिमिट, और जब b को x अप्रोच कर रहा था a को, तो अपर लिमिट a आ जाएगी, और उसके साथ f ऑफ हमने यहां पर क्या डाल दिया? इसकी जगह u हमने सब्स्टिट्यूट किया इस पूरे की जगह, तो हमारे पास बन गया f ऑफ u, और dx किसके बराबर है? माइनस du के, क्योंकि यहां से dx निकालने माइनस उधर चला जाएगा, हमारे पास माइनस du, तो माइनस मैं बाहर लगा लेता हूं, और यहां पर क्या लिखता हूं? du। अब इसके बाद अगर एक चीज नोट करें, यहां पर हमारे पास अपर लिमिट क्या है? b, यहां पर अपर लिमिट क्या है? a। तो लिमिट्स चेंज का रूल आपको बताया था कि जब लिमिट्स चेंज होती हैं तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। तो अगर मैं a इधर लिखूंगा, b यहां पर लिखूंगा, तो ये माइनस एक और लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा एफ यू डी यू। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, वो क्या है कि आपकी लिमिट्स यही रहेंगी, आप सिंपल वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एफ यू है ना, तो एफ यू की जगह हम एक्स को रिप्लेस कर देते हैं, यू को एक्स से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ एक्स
dx, तो इसको हम डमी वेरिएबल कहते हैं। देखें ये u du है, इसकी जगह x dx लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम इंटीग्रल हमारा रहेगा। और ये हमारी क्या चीज है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ये देखें, तो हमने राइट हैंड साइड को लिया और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब है ये दोनों इंटीग्रल आपस में बराबर हैं। अब देखें, अब इसका स्पेशल केस क्या है। स्पेशल केस है कि अगर यहां पर 0 आ जाए और यहां पर a आ जाए और f of x dx आ जाए, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 0 से a और x को रिप्लेस कैसे करेंगे, दोनों लिमिट्स का सम 0 प्लस a किसके बराबर आ जाएगा जी, a के बराबर, और उस सम में से माइनस किसको कर दें, x को माइनस कर दें और dx, तो हमारे पास बस ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। तो अगर आपको ये गिवन हो इफ f ऑफ a प्लस b माइनस x, अगर ये जो फंक्शन है ये f ऑफ x के बराबर हो, जिस तरह अभी हमने देखा, क्योंकि ये इंटीग्रल दोनों सेम थे, तो इसका मतलब है ये जो हमने वैल्यू निकाली थी ये किसके बराबर है, एग्जैक्टली f ऑफ x के बराबर, यानी ये दोनों फंक्शन आपस में बराबर हैं। अगर ये फंक्शन दोनों आपस में बराबर हों, जो कि मैंने ये लिखा है, तो इसका मतलब है कि अगर हमें ये इंटीग्रल कंप्यूट करना हुआ x f ऑफ x dx और a से b, अगर हमें ये कंप्यूट करना है तो ये एग्जैक्टली इक्वल होगा, x को रिप्लेस करेंगे दोनों लिमिट्स के सम डिवाइडेड बाय 2 से, यानी दोनों की एवरेज से, तो ये बराबर हो जाएगा a प्लस b बाय 2 इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, और आपने देखा होगा मैंने यही जो प्रॉपर्टी है वो यूज की है कि x को रिप्लेस किया था दोनों लिमिट्स का सम डिवाइडेड बाय 2 के साथ। ये देख लें आप, यहां पर जब मैंने आपको एमसीक्यूज करवाया है ये वाला, तो मैंने क्या कहा था कि इस x को रिप्लेस करेंगे दोनों लिमिट्स के सम डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस पाई बाय 2 पाई बाय 2, तो देखिए मैंने रिप्लेस किया था ना यहां पर, तो एग्जैक्टली यही चीज जो है ये आपकी प्रॉपर्टी है कि x को रिप्लेस करेंगे a प्लस b बाय 2, अगर आपका जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब है कि ये दोनों फंक्शंस आपस में इक्वल हैं, या रिफ्लेक्शन भी इसको कहते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे केस में ये दोनों बराबर हैं, ये देखें, ये फंक्शन हमारे पास था ना, ये वाला x sin x 1 प्लस कॉस कर x, तो इस वाले पोर्शन को हम f ऑफ x कह रहे हैं, और साथ x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी अगर ये टेस्ट करने के लिए कि भाई ये बराबर है कि नहीं, तो ये देखें, ये आपका है f ऑफ x sin x ओवर 1 प्लस कॉस कर x dx, तो ये हमारे पास फंक्शन है। इस फंक्शन की जगह और लिमिट क्या हमारे पास, 0 से पाई, अगर इसको हम रिप्लेस करें पाई माइनस x के साथ, क्योंकि दोनों का सम क्या बन रहा है, पाई, तो क्या आंसर f ऑफ x आएगा, ये देखने के लिए हम रिप्लेस करके देख लेते हैं। ये आपका f ऑफ x है, हम रिप्लेस करते हैं जी, तो यहां पर आ जाएगा साइन x की जगह आ जाएगा पाई माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस x। अब आपको रूल याद होगा अलाइड एंगल वाला, कि जब 90 डिग्री का इवन मल्टीपल हो तो साइन साइन रहता है, साइन x रह जाएगा, और पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन x आ गया, डिवाइडेड बाय कॉस पाई माइनस एक्स। क्या होता है, कॉस पाई माइनस एक्स अगर हम देखें तो हमारे पास होता है कॉस पाई माइनस एक्स, क्योंकि 180 डिग्री है, 90 का इवन मल्टीपल, तो कॉस x रहा, लेकिन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहां पर क्या स्क्वायर है, तो माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर लेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये देखें, ये एग्जैक्टली हमने x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस किया, हमारे पास f ऑफ पाई माइनस एक्स भी सेम आ गया। तो इसी वजह से हम फिर रिप्लेस कर सकते हैं अपने उस x को जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था, किसके साथ, यहां पर मल्टीप्लाई हुआ था, यानी हमारे पास ऐसे था 0 से पाई x साइन x ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, ये फंक्शन था हमारा, x मल्टीप्लाई हो रहा था, इसी वजह से हमने x को किससे रिप्लेस किया, पाई बाय 2 से रिप्लेस कर दिया, और लिमिट आपकी वही रही, और साइन x ओवर ये फंक्शन आपके पास बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास भी प्रॉपर्टी है। अब हम इसको मैनुअली भी प्रूफ कर सकते हैं कि भाई ये पाई बाय 2 कैसे आता है। मैनुअल मेथड के लिए सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा कि जो पहला इंटीग्रल है वो आपका i है 0 से पाई और x साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, इसको इक्वेशन 1 आपका है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है जिसमें हम वेरिएबल को चेंज करते हैं, तो उसको चेंज करने के लिए जहां पर x है वहां पर आपने क्या पुट करना है, पाई माइनस एक्स, क्योंकि ये रूल यूज करेंगे जो
0 से पाई है या 0 से a है, f ऑफ x dx ये बराबर होता है 0 से a और f ऑफ a माइनस x dx। तो ये रूल को हम यूज करें, ठीक है। तो जहां पर x है वहां पर पाई माइनस x, क्योंकि दोनों लिमिट्स का सम पाई बन रहा है, तो रिप्लेस करें जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस x इंटू साइन पाई माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस x। ये चीज हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं कि हमारे पास ये पाई माइनस x वैसे आ जाएगा और इसकी जगह सिंपल साइन x आता है, हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर x आता है। ठीक हो गया जी। इसको हम इंटीग्रल नंबर 2 कह देते हैं। तो इसमें इंटीग्रल भी है तो मैं इंटीग्रल भी लगा देता हूं, और यहां पर हमने जो इंटीग्रल बनाया था उसको 1। अब 1 और 2 को आप ऐड कर दें। जब 1 2 को ऐड करेंगे तो i प्लस i हमारे पास 2i हो जाएगा, और यहां पर देखें दोनों की लिमिट 0 से पाई तक है। तो जब लिमिट्स आपकी सेम है तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। वो ऐड कैसे करेंगे, 0 से पाई ये आ जाएगा, और पहले हमारे पास था x साइन x ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, ऐसे लिख लेते हैं चलें, प्लस दूसरी लिमिट, दूसरा इंटीग्रल 0 से पाई पाई माइनस x और साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। अब यहां पर आप देखें सिंपली आपके पास हो जाएगा 2i, और क्योंकि लिमिट्स आपकी सेम है तो हम a की लिमिट लिख लेते हैं 0 से पाई दोनों इंटीग्रल की, और इसमें देखिए साइन x ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर x यहाँ और यहाँ दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा साइन x ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, और ब्रैकेट में पीछे क्या बच जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा प्लस यहाँ पर बच जाएगा पाई माइनस x और dx। अब यहाँ पर आप नोट करें कि x x से कट गया और यही हमने एलिमिनेट करना था। हमारे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू, पीछे पाई रह गया तो पाई कांस्टेंट है, पाई को बाहर निकाल दें, लिमिट 0 से पाई साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x और dx, और ये जो 2 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इंटीग्रल क्या रह जाएगा, पाई बाय 2 0 से पाई साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, इस वाले को देखें तो हमारे पास क्या हुआ कि जो x था शुरू वाले इंटीग्रल में वो किस से रिप्लेस हो गया, वो पाई बाय 2 से रिप्लेस हो गया। यानी आप इंटीग्रल 1 को देखें तो इसमें ये जो x लिखा हुआ है और बाकी लिमिट्स भी सेम है, फंक्शन भी वही है, और ये रिप्लेस कैसे हो गया, पाई बाय 2 से रिप्लेस हो गया। लिमिट्स चेंज नहीं हुई, फंक्शन चेंज नहीं हुआ, और यही ट्रिक मैंने आपको सबसे पहले बताया था। फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, तो ये आपने मेमोराइज करनी है, ठीक है। इसको आपने यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और तो काफी क्वेश्चंस हमने कर लिए, आपकी लर्निंग भी इंशाल्लाह हो गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।